नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अभूतपूर्व जीत के बाद से अब दोनों राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर बड़े फैसले लेते हुए जिम्मेदारियां तय कर दी हैं, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि नेतृत्व चयन और शपथ ग्रहण की तैयारी अब अंतिम चरण में है। पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनने जा रही है और ऐसे में बीजेपी ने बड़ा रणनीतिक कदम उठाते हुए राज्य की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंप दी है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के चयन और सरकार गठन की पूरी प्रक्रिया उनकी निगरानी में होगी और ये फैसला पार्टी की रणनीतिक मजबूती को और बढ़ाने वाला माना जा रहा है। वहीं असम में भी सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई है। बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी है, जिससे प्रक्रिया को औपचारिकता रूप से आगे बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अमित शाह को पश्चिम बंगाल के लिए पर्यवेक्षक चुना गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल फतेह करते ही बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है और ऐसे में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक नामित किए गए। ऐसे में पार्टी ने असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को भी केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पार्टी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को असम में बीजेपी के विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को पश्चिम बंगाल में बीजेपी के विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सोमवार को 206 सीटें जीतकर 2/3 से अधिक बहुमत हासिल करके इतिहास रच दिया है और तृणमूल कांग्रेस की अगर बात करें तो 15 साल के शासन का फिलहाल अंत हो गया है। तमिलनाडु मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां पर मशहूर अभिनेता संतोष के नायर का मंगलवार सुबह सड़क हादसे में निधन हो गया। 100 से ज्यादा उन्होंने फिल्मों में काम किया था और फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। बेहद ही दुखद जानकारी निकलकर सामने आई है कि मलयालम अभिनेता जो है संतोष नायर का निधन हो गया है। सड़क हादसे में अभिनेता की जान चली गई है और आज सुबह ये दर्दनाक हादसा हुआ और इस हादसे में उनकी जान चली गई। 100 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया है और ये हादसा जो है केरल के जिले की बताई जा रही है, जहाँ पर कार और साथ ही एक वैन में टक्कर हो गई और इस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया और अभिनेता की जान चली गई। बताया जा रहा है कि हादसा सुबह के शुरुआती घंटों में हुआ और इस दुर्घटना में संतोष के नायर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी जो उनके साथ कार में मौजूद थी घायल हो गई। उन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। संतोष के नायर ने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत 1982 में की थी और इसके बाद से उन्होंने अपने करियर में 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और ख़ास तौर पर विलेन और कॉमिक किरदारों के लिए वो जाने जाते थे। 12 नवंबर 1960 को तिरुवनंतपुरम में जन्मे संतोष का पूरा नाम संतोष केशवन नायर था। वो एक शिक्षक परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उनके पिता CN केशवन नायर एक सेवानिवृत्त हेडमास्टर थे, जबकि उनकी माँ P राजलक्ष्मी अम्मा एक रिटायर्ड टीचर थी। कॉलेज के दिनों में संतोष राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अभिनय को अपना कैरियर चुना और उनकी ज़िंदगी का एक दिलचस्प पहलू ये भी रहा कि वो सुपरस्टार मोहनलाल के साथ MG कॉलेज में पढ़ते थे, जहां पर संतोष गणित में BSc कर रहे थे, वहीं मोहनलाल कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे थे। उनकी आखिरी फिल्म जो है वो भी रिलीज हुई और जो कि अब उनके कैरियर की अंतिम ऑन स्क्रीन उपस्थिति बन गई है। संतोष के नायर के निधन से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है और उनके फैंस और फिल्मी दुनिया से जुड़े लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दिल्ली के कपूरथला हाउस से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए रवाना हुए, जहां पर उन्होंने पंजाब के अधिकारियों को लेकर बड़ा बयान दिया। भगवंत मान ने साफ कहा कि पंजाब के अधिकारियों और हितों की रक्षा के लिए उनकी लड़ाई लगातार जारी है और ये संघर्ष थमने वाला नहीं है। उन्होंने बताया कि आज वो सभी आप विधायकों के साथ मिलकर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और राज्य से जुड़े अहम और ज्वलंत मुद्दों को उनके सामने रखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि पंजाब की आवाज को मजबूती से देश के सर्वोच्च संविधान पद तक पहुंचाने का प्रयास है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा हालातों से राज्य के अधिकारों को
अधिकारों को नजरअंदाज किया जा रहा है और ऐसे में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की अपेक्षा की जा रही है। भगवत मान ने यह भी दोहराया है कि उनकी सरकार एक जनसेवक के तौर पर काम कर रही है और पंजाब की तरक्की के साथ साथ समाज के हर वर्ग के अधिकारियों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों, युवाओं और आम जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के साथ उठाया जाएगा और इस घटनाक्रम के बाद से सियासी माहौल गर्मा गया है और अब माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य के बीच इस मुद्दे को लेकर टकराव और बढ़ सकती है और सभी की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई है। कोई ना कोई तो ऐसा कानून होना चाहिए ना कि ऐसे ही कोई 5 बंदे इकट्ठे होकर बोल सकते हैं कि हमारी पार्टी तो अलग पार्टी हो गई, तो और पार्टी वो हो गई जो वॉशिंग मशीन के तौर पे जानी जाती है, ठीक है ना। तो अच्छा, उनके खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट आ गई तो क्या उस पर एक्शन नहीं हो सकता? क्या भाजपा में जाने का मतलब कानून से ऊपर हो गए आप? तो अगर वो फ्यूचर में भी कोई कंप्लेंट आएगी उन पर एक्शन होगा। कानून, देश का कानून तो सब पे लागू है ना, मंत्री हो चाहे संतरी हो। भाजपा का मतलब ये थोड़ी है कि आप पहले वही भाजपा ईडी के जो है वो छापे डालती है, 10 दिन बाद उसी बंदे को वाइस सिक्योरिटी दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ईडी का मतलब डराने के लिए, सीबीआई का मतलब डराने के लिए। तो ऐसी जो बातें हैं, जो देश में जबरदस्ती लोकतंत्र थोपा जा रहा है, डंडा तंत्र कह सकते हो आप, जब डराऊ तंत्र, डराने वाला तंत्र, तो उस सिलसिले में आज मैं माननीय राष्ट्रपति जी से बात करूंगा और उनको सारी चीज़ों से अवगत कराऊंगा कि आपके पास, आप संविधान की संरक्षक हैं, आप अपने राइट्स को इस्तेमाल करें। कुछ न पश्चिम बंगाल की बीजपुर विधानसभा सीट से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर टीएमसी के नेता सुबोध अधिकारी को हार के बाद से भीड़ ने घेर कर बेरहमी से पीट दिया। बताया जा रहा है कि मतगणना के दौरान सुबोध अधिकारी काउंटिंग एरिया के बाहर मौजूद थे और इसी दौरान कुछ लोगों की भीड़ वहां पहुंची और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और इस हमले में उनके साथ मौजूदा सहयोगियों को भी निशाना बनाया गया। घटना की खास बात यही रही कि ये पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि ये हमला जो है वो कैमरे के सामने हुई है और इससे घटना की गंभीरता और भी ज्यादा अब बढ़ गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि भीड़ ने अचानक से ही हमला किया है और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए हैं। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है और आरोपियों की पहचान करके कार्रवाई की बात कही जा रही है। राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस घटना ने चुनावी माहौल में सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर भी गंभीर चिंताएं खड़ी कर दी है। दिल्ली में सियासत उस वक्त और भी ज्यादा गर्मा गई है जब राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए अपने आवास से रवाना हुए और मुलाकात के बाद बड़ा बयान दे दिया। राघव चड्ढा ने पंजाब की राजनीति को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पंजाब में जिस तरह की राजनीति हो रही है वो बेहद ही खतरनाक है। उनके मुताबिक राज्य में पूरी तरह से पॉलिटिक्स यानी कि बदले की राजनीति शुरू हो चुकी है और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने उन्होंने विस्तार से उन मुद्दों को रखा है जिसमें पंजाब में हो रहे कथित उत्पीड़न और साथ ही राजनीतिक दबाव का जिक्र किया गया है। उनका कहना है कि इस तरह की राजनीतिक लोकतंत्र के लिए सही संकेत नहीं है और उसे रोक देना चाहिए। इसके साथ ही राघव चड्ढा ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि किसी को भी इस दबाव या फिर धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता ने जो जनादेश दिया है उसका सम्मान होना चाहिए और किसी भी तरह से चुनी हुई सरकार को कमजोर करने की कोशिश लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। और इस बयान के बाद से दिल्ली से लेकर पंजाब तक राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य के बीच टकराव और बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। तमाम बातें रखी कि किस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है, वेंडेटा पॉलिटिक्स का एक बहुत डेंजरस खेल शुरू किया गया है पंजाब में और पंजाब की स्टेट मशीनरी को अब्यूज किया जा रहा है, मिसयूज करा जा रहा है। और ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने साफ तौर पे बात कही कि वो ये भी प्रोटेक्शन देंगी, भारत का संविधान भी प्रोटेक्शन देगा। देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, जब तक हम आज्ञाकारी थे हम संस्कारी थे, हमने आपका साथ छोड़ा हम भ्रष्टाचारी बन गए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से एक अहम धार्मिक और राजनीतिक अपडेट निकलकर सामने आया है, जहां पर कई सालों से बंद पड़ा दुर्गा मंदिर अब दोबारा श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। मंदिर के खुलने के साथ ही इलाके में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि श्री
दुर्गा माता चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित ये मंदिर लंबे समय से किसी कारणवश बंद था। स्थानीय लोग और श्रद्धालुओं की मांग के बाद से अब इसे फिर से खोल दिया गया है। मंदिर खुलते ही बड़ी संख्या में लोग दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना का कार्यक्रम जो है वो दोबारा से शुरू हो गया है। मंदिर परिसर में सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और ट्रस्ट द्वारा अनावश्यक इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो और लोग सुरक्षित तरीके से दर्शन कर पाए। और इसी बीच आसनसोल राष्ट्र की अगर बात करें तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाले एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक ऐसा सार्वजनिक शौचालय बना दिया गया है जहां पर पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं है और इसको लेकर स्थानीय लोग भड़क गए हैं और सोशल मीडिया पर भी मामला तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि भोपाल के ऐशबाग इलाके में नगर निगम द्वारा बनाया जा रहा ये टॉयलेट अब लोगों के इस्तेमाल के लायक ही नहीं है और इस शौचालय के चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी गई है, जिससे वहां पर पहुंचना नामुमकिन हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर टॉयलेट तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं है तो क्या इसके लिए फ्लाईओवर बनाना पड़ेगा और इसी सवाल के साथ लोग नगर निगम पर लगातार तंज कस रहे हैं। इस घटना ने शहर में पहले से चर्चाओं में रहे निर्माण कार्यों की खामियों को फिर से उजागर कर दिया है। भोपाल पहले भी अधूरे और अव्यवस्थित निर्माण कार्यों को लेकर सुर्खियों में रहा है और ऐसे में अब ये नया मामला प्रशासनिक समन्वय की कमी और योजना बनाने में लापरवाही को दर्शाता है। स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने आरोप लगाया है कि बिना सही प्लानिंग के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जिससे सरकारी पैसों की बर्बादी हो सकती है और जनता की कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में नगर निगम की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और लोगों की मांग है कि इस तरह की लापरवाही के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और जल्द से जल्द इस टॉयलेट को उपयोग के योग्य बनाया जाए। राजस्थान के बूंदी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर आवारा कुत्तों के हमले में 9 साल की मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है और इस घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। जानकारी के मुताबिक बूंदी जिले के अलकोदिया गांव में बच्ची घर के पास खुले में गई हुई थी और तभी अचानक आवारा कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला बोल दिया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक कुत्ते उसे गंभीर रूप से घायल कर चुके थे। घायल अवस्था में बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम में बच्ची के शरीर पर कई गहरे घाव पाए गए हैं, जो हमले की भयावहता को दर्शाते हैं। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में आवारा कुत्तों का आतंक लंबे समय से बना हुआ है और कई बार प्रशासन को शिकायत भी दी गई है, लेकिन कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और जांच शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार को तत्काल ही आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया है। साथ ही भविष्य में इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कही गई है और इस घटना ने एक बार फिर से देश भर में आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे और प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान से सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जयपुर में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी कि RGHS के तहत करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है और इस मामले में एक डॉक्टर और एक निजी लैब ऑपरेटर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि SOG की जांच में सामने आया कि आरोपियों ने मामला जो है फर्जी मेडिकल रिकॉर्ड, पूरी तरह से नकली गलत टेस्ट रिपोर्ट भी तैयार की और इस फर्जी दस्तावेज के जरिए सरकार से इलाज के नाम पर भारी भरकम रकम का क्लेम किया गया, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। जांच में यह भी सामने आया कि मरीजों की जरूरत से ज्यादा जांच लिखी जाती थी और कई मामलों में बिना जरूरत के टेस्ट करवाए जाते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा बिल बनाकर पैसे वसूले जा सके। इसके लिए डॉक्टर और लैब ऑपरेटर के बीच मिलीभगत की बात सामने आई है। अधिकारियों के मुताबिक ये सिर्फ एक शुरुआती कार्रवाई है और जांच अभी जारी है और इस पूरे मामले में और भी लोगों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस अभी इस पूरे नेटवर्क के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक लगातार खंगाल रही है ताकि इस घोटाले में शामिल अन्य आरोपियों तक भी पहुंचा जा सके। ये घोटाला ऐसे समय पर सामने आया है जब सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और पारदर्शी बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस तरह के मामले से सिस्टम की निगरानी व्यवस्था पर जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते ऐसे फर्जीवाड़े पर रोक नहीं लगाई गई तो सरकारी योजनाओं का लाभ सही जरूरतमंदों तक नहीं पहुँच पाएगा। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और जल्द ही इस मामले
मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। देश भर के मौसम को लेकर बड़ी चेतावनी सामने आई है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बारिश, आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश और गरज चमक की संभावना जताई गई है। मौसम में बदलाव के चलते तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं बिहार और झारखंड में हालात ज्यादा गंभीर बताए जा रहे हैं, जहां पर 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को घरों में रहने और सतर्कता बरतने की सलाह दी है, क्योंकि पहले भी तेज आंधी बारिश से जान माल का नुकसान हो चुका है। उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। देहरादून समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं की आशंका के चलते प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और कुछ इलाकों में तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। आईएमडी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और नमी भरी हवाओं के कारण उत्तर भारत के कई राज्यों में अलग अलग दिनों तक मौसम अस्थिर रहेगा और गरज चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं की घटनाएं लगातार जारी रह सकती हैं। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि लोग अनावश्यक यात्रा करने से बचें, खुले जगहों पर ना जाएं और बिजली गिरने के दौरान सुरक्षित स्थान पर वो खड़े रहें। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।